नमस्कार। आज हम सुप्रीम कोर्ट के एक काफी दिलचस्प और पेचीदा फैसले की तह में जा रहे हैं। जी। ए वलियम्माई बनाम केपी मुरली और अन्य। हमारे पास इसका सोर्स है सुप्रीम कोर्ट का ही 12 सितंबर 2023 का डिटेल्ड जजमेंट। बिल्कुल। ये मामला है तो जमीन की खरीद फरोख्त का एक समझौता, जो मतलब करीब 35 साल पहले हुआ था। 35 साल? हाँ, लेकिन इसमें इतने कानूनी मोड़ आए कि एक बहुत लंबी लड़ाई बन गया। तो आज हम इसी कॉम्प्लेक्स केस को समझने की कोशिश करेंगे, कैसे एक सिंपल सा अग्रीमेंट एक लीगल बैटल में बदला। सही। निचली अदालतों ने क्या कहा और फिर सुप्रीम कोर्ट ने किस बेसिस पर, खासकर लिमिटेशन के मुद्दे पर, अपना फाइनल फैसला सुनाया। हाँ, और ये देखना भी बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि कैसे लीगल प्रोसीजर, सबूतों का इंटरप्रिटेशन और खासकर वो जो टाइम लिमिट होती है, लिमिटेशन का कानून, वो कैसे किसी केस का नतीजा एकदम पलट सकता है। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं फिर इसकी कहानी। ये शुरू होती है 26 मई 1988 से, है ना? सही कहा। तिरुचि जिले के अगरम गांव की ए वलियम्माई थी। उनके पास करीब 11 एकड़ जमीन थी, जो उन्हें अपने पति की दूसरी पत्नी होने के नाते मतलब विरासत में मिली थी। ओके। उन्होंने के श्रीराम नाम के एक व्यक्ति के साथ इस जमीन को बेचने का एक एग्रीमेंट किया, जो कोर्ट पेपर्स में एग्जिबिट A1 है। ठीक है। और डील क्या थी? सौदा था 2,95,000 रुपीज प्रति एकड़। और श्रीराम ने 1 लाख रुपए एडवांस भी दिया। तो ठीक है, 1 लाख रुपए एडवांस हो गया। बाकी का पेमेंट? बाकी की रकम, जो करीब 23.45 लाख थी, वो 1 साल में देनी थी, मतलब 26 मई 1989 तक। तो क्या ये टाइम पे हुआ पेमेंट? नहीं, यही पहला ट्विस्ट आया। उसी दिन 26 मई 1989 को एक और डॉक्यूमेंट बना, एग्जिबिट A3। अच्छा। उसमें ये टाइम लिमिट 6 महीने और बढ़ा दी गई। ओके, तो 6 महीने का एक्सटेंशन मिल गया। नई डेट क्या हुई? नई डेट हो गई 26 नवंबर 1989। ठीक है। अच्छा, इस एग्रीमेंट में एग्जिबिट A1 में कोई खास शर्तें भी थीं जिनका बाद में असर पड़ा हो? हाँ, 2 बातें थीं जो बाद में अहम हो गईं। एक तो कोई अय्यरमुलाई ट्रस्ट की जमीन थी, उसको शिफ्ट करने की बात थी ताकि ये 11 एकड़ जमीन एक साइड पर आ जाए। और दूसरी, वलियम्माई ने ये भरोसा दिया था कि जमीन पर कोई और कानूनी पंगा नहीं है, सिवाय एक पार्टीशन सूट के। पार्टीशन सूट, बंटवारे का मुकदमा। हाँ, OS नंबर 787 ऑफ 1985। ये उनके पति की पहली पत्नी ने फाइल किया था, जो उस वक्त चल रहा था। ओके। और वलियम्माई ने कहा था कि अगर कोई और दिक्कत आई तो वो उनकी जिम्मेदारी होगी। यहीं पर शायद आगे के झगड़े की नींव पड़ गई थी। शायद, क्योंकि इसके बाद करीब 1.5 साल तक मामला शांत रहा। फिर अचानक 11 जुलाई 1991 को के श्रीराम ने वलियम्माई को एक लीगल नोटिस भेजा, एग्जिबिट A6। अच्छा, तो यहां से असल तकरार शुरू हुई। बिल्कुल। इस नोटिस में और फिर जो जवाब आए गए, उसमें दोनों पार्टीज ने एक दूसरे पर इल्जाम लगाए। श्रीराम ने क्या कहा? श्रीराम का कहना था कि वलियम्माई ने पहले कुछ और पैसे मांगे और जब वो देने गए तो मना कर दिया। और ये भी कहा कि वलियम्माई अब पूरी जमीन नहीं, सिर्फ आधी बेचने को तैयार है, वो भी ज्यादा रेट पर। अच्छा। और ये भी दावा किया कि उन्होंने जमीन के लेआउट वगैरह पर काफी टाइम और पैसा लगाया है। और वलियम्माई, उनका क्या जवाब था इस पर? वलियम्माई ने 9 अगस्त 1991 के अपने जवाब में एग्जिबिट A7 इन सब बातों से इनकार किया। हाँ, उनका कहना था कि श्रीराम ही टाइम पर सौदा पूरा नहीं कर पाए। उन्होंने श्रीराम के खर्चे वाले दावे को भी गलत बताया। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कही कि जब तक वो पुराना पार्टीशन सूट OS No 787 ऑफ 1985 खत्म नहीं हो जाता, वो जमीन बेचने का रिस्क नहीं ले सकती। तो यहाँ पर मतलब दोनों अपनी अपनी बात पे और अड़ गए। श्रीराम कह रहे थे वलियम्माई मुकर रही हैं, वलियम्माई कह रही थी श्रीराम ने देर की, और वो पार्टीशन सूट वाला पंगा है। हाँ, और ये नोटिस का दौर आगे भी चला। श्रीराम ने फिर एक रिजॉइंडर भेजा, एग्जिबिट S13। उसमें क्या था? उसमें कहा कि बे वो पार्टीशन सूट तो डिफॉल्ट में खारिज हो गया है 4 जुलाई 1991 को, और सर्वे भी ठीक हो गया, अब तो सेल डीड बनाओ। अच्छा, तो सूट खारिज हो गया था। हाँ, लेकिन वलियम्माई ने फिर जवाब दिया, एग्जिबिट S14। फिर इनकार किया, माना कि सूट खारिज हुआ है, पर कहा कि उसको दोबारा चालू करवाने की एप्लीकेशन दी है, वो फिर से शुरू हो सकता है। बाप रे। तो कुल मिलाके 1991 के मिड तक ये बिल्कुल साफ था कि वलियम्माई ओरिजिनल एग्रीमेंट की शर्तों पर मतलब आगे बढ़ने को तैयार नहीं थी, कम से कम उस वक्त तो नहीं। अच्छा, इसी दौरान श्रीराम ने सिर्फ नोटिस ही नहीं भेजे, एक और काम किया।
15 जुलाई 1991 को अपना पहला नोटिस भेजने के कुछ ही दिन बाद एक मुकदमा भी फाइल कर दिया था, OS No 1508 ऑफ 1991। हाँ, ये इंटरेस्टिंग है। ये स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट नहीं था। नहीं था तो क्या था? ये एक परमानेंट इंजंक्शन का सूट था, मतलब रोक लगाने के लिए। किस चीज पर रोक? ताकि वलियम्मई इस बीच जमीन किसी और को ना बेच दें। शायद वो मेन सूट फाइल करने की तैयारी कर रहे थे और उन्हें कोर्ट से अंतरिम रोक मिल भी गई थी, मतलब इंटरिम इंजंक्शन। अच्छा। और इस मुकदमे की प्लेंट में, मतलब वाद पत्र में, उन्होंने साफ लिखा था कि वलियम्मई बहाने बना रही हैं और सौदा करने से इनकार कर रही हैं। ये पॉइंट जरूरी है शायद आगे के लिए, लेकिन फिर कहानी में एक और थोड़ा अजीब सा मोड़ आया। 1.5 साल बाद करीब 23 दिसंबर 1992 को श्रीराम ने ये रोक वाला मुकदमा वापस ले लिया। हाँ, वापस ले लिया, नॉट प्रेस्ड कहकर। नॉट प्रेस्ड मतलब वो केस आगे नहीं चलाना चाहते थे और कोई नया केस फाइल करने की परमिशन भी नहीं मांगी। ये तो बड़ा अजीब है। हाँ, ये एक बहुत क्रूशियल इवेंट था। और ठीक उसी दिन 23 दिसंबर 1992 को ही श्री राम ने एक और काम किया। क्या? उन्होंने उस बिक्री समझौते एग्जिबिट A1 से जुड़े अपने सारे राइट्स एक असाइनमेंट एग्रीमेंट एग्जिबिट A2 के जरिए 2 नए लोगों को ट्रांसफर कर दिए। ओह, कौन थे ये लोग? KP मुरली और SP दुरईसामी। अच्छा, तो अब श्रीराम सीन से बाहर और उनकी जगह मुरली और दुरईसामी आ गए। फिर उन्होंने क्या किया? क्या उन्होंने तुरंत स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का केस किया? नहीं, तुरंत नहीं। उन्होंने भी पहले 1994 में वलियम्मई के खिलाफ एक और इंजंक्शन सूट OS नंबर 1651 ऑफ 1994 फाइल किया, पर उन्हें इंटरिम रिलीफ नहीं मिला। और इस बीच वलियम्मई ने 2 मई 1995 को जमीन का एक हिस्सा, करीब 5 एकड़, B नमिचिंद जैन और 3 और लोगों को बेच भी दिया। अच्छा, तो उन्होंने जमीन बेच दी? हाँ, एक हिस्सा। और फिर आखिरकार वो मेन मुकदमा दायर हुआ जिस पर ये पूरी कहानी बेस्ड है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का। जी हाँ, 27 सितंबर 1995 को मुरली और दुरईसामी ने वलियम्मई के खिलाफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट OS नंबर 1126 ऑफ 1995, जो बाद में नंबर बदल के OS नंबर 21 ऑफ 2004 हो गया, फाइल किया। किस मांग के साथ? मांग ये कि वलियम्मई को ऑर्डर दिया जाए कि वो ओरिजिनल एग्रीमेंट पूरा करे और जमीन इनके नाम करें। तो अब मामला फाइनली कोर्ट में था। निचली अदालतों का क्या रुख रहा? ट्रायल कोर्ट, फिर मद्रास हाई कोर्ट। दोनों निचली अदालतों ने, मतलब ट्रायल कोर्ट ने भी और मद्रास हाई कोर्ट ने भी, मुरली और दुरईसामी के फेवर में फैसला दिया। फेवर में मतलब स्पेसिफिक परफॉर्मेंस को ऑर्डर दे दिया। हाँ, उन्होंने माना कि अग्रीमेंट सही था और श्रीराम और बाद में मुरली दुरईसामी सौदा पूरा करने को तैयार थे। और वो जो वलियम्मई की दलीलें थीं, देरी वाली या पहला सूट वापस लेने वाली, हाँ, उनको कोर्ट ने खारिज कर दिया। रेस जुडिकाटा और ऑर्डर 2 रूल 2 वाली दलीलें नहीं मानी। और सबसे इम्पोर्टेंट लिमिटेशन के पॉइंट पर उन्होंने ये माना कि क्योंकि वो पार्टीशन सूट चल रहा था, इसलिए श्रीरामासाइनी का इंतजार करना जायज था। अच्छा, तो उनके हिसाब से मुकदमा दायर करने की 3 साल की लिमिटेशन वो पार्टीशन सूट निपटने के बाद, जो 30 अप्रैल 1993 को निपटा, ही शुरू हुई। इसलिए 1995 में फाइल किया गया सूट टाइम के अंदर था। तो निचली अदालतों के हिसाब से देरी जायज थी और सूट टाइम पर था। फिर मामला सुप्रीम कोर्ट कैसे गया? जाहिर है वलियम्मई इस फैसले से खुश नहीं होंगी। बिल्कुल, वलियम्मई और जो बाद के खरीदार थे वो इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए। और सुप्रीम कोर्ट ने केस को कैसे देखा? क्या उन्होंने भी यही माना? नहीं, सुप्रीम कोर्ट का नजरिया बिल्कुल अलग था। कोर्ट ने कहा कि वो रेस जुडिकेटा और ऑर्डर 2 रूल 2 वाले पॉइंट्स पर फाइनल ओपिनियन नहीं देंगे, हालांकि उनमें शायद कुछ दम हो। तो फिर फोकस कहाँ था? उनका पूरा फोकस एक बेसिक सवाल पर था, क्या ये मुकदमा लिमिटेशन एक्ट 1963 के तहत टाइम लिमिट के अंदर फाइल किया गया था? अच्छा, तो लिमिटेशन यहाँ पर मेन इशू बन गया। आर्टिकल 54 है ना? एग्जैक्टली। लिमिटेशन एक्ट का आर्टिकल 54, जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए 3 साल की टाइम लिमिट देता है। और ये 3 साल कब से शुरू होते? आर्टिकल 54 कहता है या तो एग्रीमेंट में परफॉर्मेंस की जो डेट फिक्स्ड है उससे, या अगर कोई डेट फिक्स नहीं है या वो डेट एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, तो उस तारीख से जब प्लेंटिफ को पता चलता है कि डिफेंडेंट ने परफॉर्मेंस से इनकार कर दिया है। ओके। और एक और सेक्शन है, सेक्शन 9। हाँ, सेक्शन 9 ये कहता है कि एक बार टाइम लिमिट शुरू हो जाए तो वो बाद की किसी डिसेबिलिटी या घटना से रोकती नहीं है, चलती रहती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या माना?
कौन सा हिस्सा लागू होता है आर्टिकल 54 का यहाँ? कोर्ट ने माना कि एग्रीमेंट में जो डेट्स थी, जैसे वो 26 नवंबर 1989 वाली, वो इतनी सख्त नहीं थी कि उन्हें एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट कहा जाए, तो पहला हिस्सा लागू नहीं हुआ। तो फिर दूसरा हिस्सा, मतलब इनकार का पता चलने से 3 साल। हाँ, अब मेन सवाल ये था कि श्रीराम या उनके असाइनी को विलियम मई के इनकार का पता कब चला, और इसका जवाब कोर्ट ने कहाँ ढूंढा? कोर्ट ने इसके लिए वो 1991 वाली नोटिसेस की पूरी चेन देखी, A6, A7, S13, S14, और साथ में श्रीराम का वो पहला इंजंक्शन वाला मुकदमा OS No 1508 ऑफ 1991 देखा। और उससे क्या निष्कर्ष निकाला कोर्ट ने? कोर्ट ने पाया कि श्रीराम ने खुद अपने 1991 के नोटिसों में और खासकर अपने उस पहले मुकदमे की प्लेंट में साफ साफ लिखा था कि विलियम मई बहाने बना रही है, मुकर रही हैं और जमीन किसी और को बेचने की फिराक में। अच्छा, तो श्रीराम को तो 1991 में ही पता था। एग्जैक्टली। और विलियम मई के जो जवाब थे वो भी इनकारी दिखा रहे थे, कोई सहमति नहीं। तो कोर्ट के मुताबिक श्रीराम को जुलाई, अगस्त, सितंबर 1991 में ही एक क्लियर हो गया था कि विलियम मई सौदा पूरा करने से मना कर रही हैं। लेकिन वो पार्टीशन सूट वाली बात, जिसका हवाला निचली अदालतों ने दिया था कि उसकी निपटने का इंतजार करना ठीक था, सुप्रीम कोर्ट ने उस दलील को नहीं माना। क्यों? कोर्ट ने कहा, पहली बात, ओरिजिनल एग्रीमेंट एग्जिबिट A1 में ऐसी कोई शर्त थी ही नहीं कि सौदा पार्टीशन सूट निपटने के बाद होगा। दूसरी बात, विलियम मई ने अपने जवाब में इसका जिक्र किया जरूर, पर वो उनके इनकार का हिस्सा था। वो कोई आपसी सहमति से तय हुई नई शर्त नहीं थी। सही बात है। और अगर श्रीराम में से कोई आपसी सहमति मानते तो वो 1991 में इंजंक्शन का सूट क्यों फाइल करते, जिसमें उन्होंने खुद विलियम मई पर मुकरने का इल्जाम लगाया था। हाँ, ये लॉजिकल है। उनका वो सूट फाइल करना ही दिखाता है कि वो विलियम मई के रवैये को इनकारी समझ रहे थे। बिल्कुल। तो सुप्रीम कोर्ट का क्लियर कट निष्कर्ष था कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए 3 साल की लिमिटेशन जुलाई, अगस्त, सितंबर 1991 में ही शुरू हो गई थी। अच्छा। और सेक्शन 9 के मुताबिक वो लिमिटेशन पीरियड बाद में पार्टीशन सूट के चलते रहने या निपटने से रुक नहीं सकता था। तो इसका मतलब परफॉर्मेंस का मुकदमा दायर किया गया था, वो 1991 से करीब 4 साल बाद फाइल हुआ। ओह, तो वो 3 साल की लिमिट से बाहर था? हाँ, वो लिमिटेशन से बार्ड था, टाइम बार्ड हो गया था। तो इसका सीधा नतीजा तो ये हुआ कि मुरली और दुरईसामी का जो मेन दावा था स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का, वही खारिज हो गया। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालतों के स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के ऑर्डर्स को सेट असाइड कर दिया, रद्द कर दिया, और मुरली और दुरईसामी का सूट डिसमिस कर दिया क्योंकि वो टाइम बार्ड था। ये तो बहुत बड़ा झटका था उनके लिए। ये दिखाता है कि लिमिटेशन कानून कितना सख्त हो सकता है। हाँ, ये कानून इसलिए बनाया गया है ताकि सालों पुराने दावे अचानक से ना आ जाएं। एक सर्टेनिटी बनी रहे लीगल और कमर्शियल मामलों में। अगर दावा टाइम पर फाइल नहीं हुआ तो कोर्ट उसे नहीं सुन सकती, चाहे वो कितना भी सही क्यों न लगे। लेकिन एक मिनट, वो जो एडवांस पैसा दिया था श्रीराम ने 1988 में, 1 लाख रुपए, उसका क्या हुआ? अगर सूट ही डिसमिस हो गया तो क्या वो पैसा गया? ये इस फैसले का आप कह सकते हैं सबसे अनोखा और दिलचस्प हिस्सा है। कैसे? टेक्निकली, जब स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट लिमिटेशन के कारण खारिज हो गया तो उसी सूट में एडवांस वापसी का ऑर्डर देना भी मुश्किल था। हो सकता है वो क्लेम भी टाइम बार्ड हो गया हो। हाँ, सही बात है। तो फिर कोर्ट ने क्या रास्ता निकाला? यहीं पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी स्पेशल पावर्स का इस्तेमाल किया। संविधान का आर्टिकल 142। आर्टिकल 142? ये क्या है? ये आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है कि वो किसी भी मामले में कंप्लीट जस्टिस यानी पूर्ण न्याय करने के लिए कोई भी जरूरी ऑर्डर पास कर सकता है। अच्छा, तो कोर्ट ने इसका इस्तेमाल किया यहाँ पे? हाँ, कोर्ट ने कुछ चीजों पर गौर किया। एक, कि एडवांस 1988 में दिया गया था, बहुत पुरानी बात है। 2, श्रीराम ने शायद लेआउट वगैरह पर कुछ खर्चा भी किया होगा। 3, मुकदमे के दौरान सेटलमेंट की कोशिश हुई थी जिसमें विलियम मई ने शायद 50 लाख रुपए देने की पेशकश की थी, ऐसा कहा गया था। ओके। और 4, विलियम मई ने जमीन का बड़ा हिस्सा बाद में काफी ज्यादा कीमत पर बेच भी दिया था। तो इन सब बातों को देखते हुए कोर्ट ने महसूस किया कि सिर्फ सूट डिसमिस कर देना शायद सब्सटैंशियल जस्टिस यानी पर्याप्त न्याय नहीं होगा। तो आर्टिकल 142 का इस्तेमाल करते हुए कोर्ट ने विलियम मई को ऑर्डर दिया कि वो मुरली और दुरईसामी को 50 लाख रुपए का पेमेंट करें। 50 लाख? ये अमाउंट कैसे तय किया? ये तो एडवांस से बहुत ही ज्यादा है। कोर्ट ने इसका कोई डिटेल्ड कैलकुलेशन नहीं दिया, पर ऐसा लगता है कि कोर्ट ने शायद एडवांस अमाउंट, इतने साल पैसे ब्लॉक रहने का कॉम्पेंसेशन,
श्रीराम का संभावित खर्चा, वल्लयमई का बाद का प्रॉफिट और वो जो सेटलमेंट की बात हुई थी, उन सब को ध्यान में रखते हुए इक्विटी और जस्टिस के लिए ये फिगर तय किया। अच्छा। और कोर्ट ने ये भी कहा कि ये पैसा 6 महीने में देना होगा, वरना इस पे 8% पर एनम का इंटरेस्ट लगेगा। और वो जो बाकी पैसा मुरली दुरैसामी ने निचली अदालत के ऑर्डर पर जमा कराया था, करीब 31 लाख, कोर्ट ने उन्हें वो पैसा और उस पे जो भी इंटरेस्ट मिला हो वो वापस निकालने की इजाजत दे दी। और क्योंकि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का ऑर्डर कैंसिल हो गया, तो जिन लोगों ने वल्लयमई से बाद में जमीन खरीदी थी, उनका क्या हुआ? हाँ, जैसे एस जयप्रकाश और बाकी लोग, उनकी अपीलें भी मंजूर हो गईं क्योंकि अब उनके टाइटल पर कोई खतरा नहीं रहा। तो ये था पूरा केस। ए वल्लयमई बनाम केपी मुरली, एक जमीन का सौदा जो 35 साल खिंचा, लिमिटेशन के एक पॉइंट पर आकर टेक्निकली खत्म हुआ, लेकिन फिर आर्टिकल 142 ने उसे एक अलग ही अंजाम दिया। बिल्कुल, ये केस हमें कई चीजें सिखाता है। पहला, एग्रीमेंट्स में क्लैरिटी कितनी जरूरी है, खासकर टाइम लिमिट्स, और अगर कोई पेंडिंग लिटिगेशन है तो उसका क्या असर होगा, ये सब साफ होना चाहिए। सही। दूसरा, लिमिटेशन का कानून, मतलब इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, अपने राइट्स के लिए टाइम पर एक्शन लेना कितना जरूरी है, वरना आपका केस मेरिट पर सुने जाने से पहले ही खत्म हो सकता है। और तीसरा, ये आर्टिकल 142 का एक बड़ा इंटरेस्टिंग यूज है। जहां लगा कि कानून की स्ट्रिक्ट एप्लीकेशन शायद थोड़ी अनफेयर हो रही है, वहां सुप्रीम कोर्ट ने कंप्लीट जस्टिस के लिए अपनी पावर यूज की। हाँ, ये दिखाता है कि जस्टिस सिर्फ कानून के लफ्जों में नहीं है, उसकी स्पिरिट और सिचुएशन को भी देखना होता है। हालांकि ये याद रखना जरूरी है कि आर्टिकल 142 का इस्तेमाल बहुत सोच समझकर और खास हालात में ही होता है। बिल्कुल, ये केस सोचने पर मजबूर करता है कि क्या लिमिटेशन जैसे प्रोसीजरल कानून जो बहुत सख्त हैं, क्या वो कभी कभी असल न्याय के रास्ते में आ जाते हैं, या फिर वो लीगल सिस्टम में अनिश्चितता को रोकने और केसेस को अंतहीन चलने से बचाने के लिए एक जरूरी बुराई है। शायद इसका कोई एक जवाब नहीं है, इस पर जरूर सोचा जा सकता है।